आज के इस वीडियो में लुसेंट और अरिहंत के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए 18वां भाग लेके आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप इसका पीडीएफ अलग अलग डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि एक ही पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाली है, इस वीडियो का आपको अलग अलग पीडीएफ डाउनलोड करना होगा इस एप्लीकेशन पे जाके। इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लिखकर ये वाला लोगो देखकर आप इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। चलिए शुरू करें ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ हम कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब कि आपने देखा होगा या सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 होता है जो कि हम छोड़ते हैं और पौधे इसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान लेते हैं। ठीक, इसी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भारी जल। तो भारी जल किसको कहते हैं? तो D2O को भारी जल कहते हैं। वैसे नॉर्मली H2O होता है जल का, लेकिन अगर ये D2O हो जाए तो इसे भारी जल कहते हैं। देखिए यहाँ पे HD में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो दरअसल यहाँ पे D होता नहीं है, लेकिन किसी खास H को दिखाने के लिए हम D बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो जो भारी जल होता है इसमें हम सेकेंड वाले हाइड्रोजन को यूज करते हैं, जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। अगला है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था जे प्रिस्टले के द्वारा। कई जगह आपको केवल प्रिस्टले ही मिलेगा। अगला है कि एक प्रेशर कुकर खाना बनाने में लगे समय को घटा देता है। क्यों? क्योंकि यह प्रेशर कुकर है। प्रेशर मतलब कि दाब, और जब कुकर के अंदर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, और इसीलिए जो खाना करीब आधा घंटा में बनना होता है उसको ये 5 से 7 मिनट में ही बना देता है। अगला है कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूरबीन मतलब कि दूर की वस्तु को देखने के लिए, और अगर सूक्ष्मदर्शी पूछे तो मतलब कि सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। कई बार पूछा गया है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया गया था गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। अगला है कि न्यूमेस्टिक क्या है? न्यूमेस्टिक क्या है? तो न्यूमेस्टिक हम कहते हैं सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को। देखिए खास करके उन सिक्कों के अध्ययन को जो कि हमें खुदाई से मिले हैं। खुदाई से जो भी हमें, आपने देखा होगा कि कई जगह सिक्के मिलते हैं, कई जगह कई धातुएं मिलती हैं, तो उनके अध्ययन को हम बोलते हैं न्यूमेस्टिक। जैसे कि जीवों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। रसायनों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। तो उसी तरह सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को हम बोलते हैं न्यूमेस्टिक। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया जाता है? तो ये होता है क्लोरीन। क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, परमाणु भार होता है 35। यानी कि अगर इसमें प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन है 17, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन है 17, और इसमें अगर न्यूट्रॉन की बात कर लें तो ये 35 - 17 यानी कि 18 होगा। बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये कई बार पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये भी पूछा गया है। इसके साथ साथ न्यूट्रॉन की खोज को भी पूछा गया है। तो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी थॉमसन यानी कि टॉमसन के द्वारा। तो प्रोटॉन की खोज किसने की गई थी? कई बार पूछा गया है, लेकिन इसका सही उत्तर होता है गोल्डस्टीन। यहाँ पे देखिए कई बार इसका परमाणु क्रमांक भी मतलब कि रासायनिक विन्यास भी पूछा गया है क्लोरीन का। तो ये होता है 2, 8, 7। अगला है कि किण्वक क्या है? तो किण्वक एक जैविक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक वो चीज होते हैं जो कि अपने खुद किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उस रासायनिक क्रिया को इफेक्ट करते हैं। चाहे या तो उसकी गति बढ़ा देंगे, या फिर कम कर देंगे, या फिर ज़्यादा उष्मा निकलेगी। तो इन तरह के सभी तत्वों को कहते हैं उत्प्रेरक। अगला है कि जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वो क्या होता है? ये होता है मादा एनीफ्लीज मच्छर, और इसी के काटने से मलेरिया होता है। आगे बढ़े तो अगला है कि सेक्सटेंस उपकरण है जो कि मापता है। देखिए कई बार पूछा गया है कि अगर दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी नापनी हो तो किससे मापेंगे? तो ये होता है सेक्सटेंस। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? आपने अम्ल वर्षा के बारे में सुना होगा, एसिड रेन के बारे में। तो ये बनता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण से।
दरअसल होता क्या है कि जब बरसात का मौसम आता है तो 3-4 महीनों के बाद जब पहली बार बारिश होती है तो वातावरण में जो भी गंदगी फैली होती है, इन गंदगी को लेकर के ये बारिश धरती पे आता है और ये पौधे तथा हर जीव के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसे हम बोलते हैं एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अगला है कि यदि तांबे की गेंद को गर्म करें तो इसके घनत्व पे क्या असर पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका घनत्व हमेशा क्या होता है, घटता है। घनत्व बराबर होता क्या है, क्या आप बता पाएंगे तो कमेंट करके बताइएगा। ये फार्मूला हम पूछ रहे हैं, घनत्व बराबर होता है, बस आपको हिंट दे दिए, हम बताना है आपको कि क्या होता है। अगला है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था। तो ये खोजा गया था ओस्टेड के द्वारा। देखिए होता क्या है कि जहां पर भी विद्युत धारा को अगर कई राउंड में आप घुमा देते हैं तो वहां पे एक चुंबकीय प्रभाव बन जाता है। जैसे अगर आपने ट्रांसफार्मर देखा हो जो कि हाई विद्युत को थोड़ी लो में बदलता है, तो उसमें क्रोड लगे होते हैं इस तरह के। इस क्रोड का मतलब ये होता है कि ये नर्म लोहे के बनाए गए होते हैं। और नर्म लोहे के ही क्यों, क्योंकि जो नर्म लोहा होता है ये जल्दी से विद्युत चुंबकीय पर्यावरण को बना देता है। तो चूंकि ये पहले बताया गया था ओस्टेड के द्वारा। अगला है कि किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी की बात की जा रही है तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। अगला है कि विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है। तो विद्युत केतली में पानी गर्म होता है चालन के द्वारा। 3 तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है चालन, एक होता है विकिरण और एक होता है संवहन। तो जो विद्युत केतली होती है इसमें पानी गर्म होता है चालन के द्वारा। विकिरण मतलब कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिल रही है विकिरण के द्वारा मिल रही है। अगला है कि आइसोहाइट रेखा नक्शे पर किस युग्मक को खोजता है। ये होता है समवर्षा। जैसे कि जो आइसोहाइट होता है इसमें जैसे कि मान लीजिए कि ये किसी भी स्टेट का मैप है, ठीक, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे समान वर्षा हो रही है। तो इसे अगर हमें एक मैप पे दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको एक रेखा से जोड़ देंगे और ये जो रेखा होगी ये आइसोहाइट रेखा होगी। यानी कि ये क्या बता रही है कि जहाँ जहाँ पे इस रेखा से बिंदु जुड़े हैं ये समवर्षा के हैं, मतलब कि यहाँ पे समान वर्षा हो रही है। अगला है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए में अगर रिच सोर्स पूछा जाए तो गाजर है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो कि रतौंधी जैसे या फिर कम दिखना या फिर इस तरह के जो आँख वाले रोग हैं उनको ख़त्म करता है। अगला है कि चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायक होता है वो कहाँ से निकलता है। तो जो पित्त द्रव होता है इससे ये निकलता है जिगर से और इसको ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। अगला है कि कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो कच्ची गाजर होती है विटामिन ए का सबसे बेस्ट स्रोत होती है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स मतलब कि यहाँ पे बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, खास करके बच्चों और बुजुर्गों में ये रोग होता है। कहाँ से ये आपको मिलेगा विटामिन डी, तो ये मिलेगा सूर्य के प्रकाश से। अगला है कि लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है, मतलब कहाँ बनता है। तो ये बनता है अस्थि मज्जा में। बात हो रही थी आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स के लिए। तो ये बनता है अस्थि मज्जा में और इसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 120 दिन, यानी कि इसका जीवन अवधि कह सकते हैं ये 120 दिन तक जिंदा रहता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है। तो ये होता है हर्ट्ज, जो कि आवृत्ति का भी मात्रक है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में, मतलब जहाँ पर भी जो गाड़ी पेट्रोल से चलती होगी या फिर जो इंजन पेट्रोल से चलता होगा वहाँ पे कार्बोरेटर जरूर होगा, जैसे कि आप देखते हैं मोटर बाइक। अगला है कि वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। तो ये नहीं करती है द्रव के द्रव्यमान पे, मतलब कि द्रव्यमान से क्या फर्क पड़ता है, उससे उसकी जो रेट रहेगा, जिस रेशियो से वो वाष्प हो रहा है उसी रेशियो से होगा। अगर ज़्यादा है तो देर तक होगा, कम है तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे में कितना होगा इससे कोई असर नहीं पड़ता है उसके द्रव्यमान पे। अगला है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है।
तो ज्वार तभी सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ओर होते हैं। मतलब कि आप देखेंगे कि दो ग्रहण होता है, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। तो इन ग्रहण के समय ये ज्वार सबसे ज़्यादा उठता है। और सूर्य ग्रहण मतलब कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में चंद्रमा आ गया है। और चंद्र ग्रहण का मतलब कि सीधा उल्टा होता है, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंचेगा, बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तब चंद्र ग्रहण होता है। चलिए कमेंट करके बताइए सूर्य ग्रहण कब लगता है। आपको ऑप्शन मिलेगा पूर्णिमा और अमावस्या। सूर्य ग्रहण कब लगता है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला है कि एक समतल दर्पण पर आपकी किरण 60 डिग्री पर कोण बनाती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। तो ये होता है 30 डिग्री। देखिए अगर दो समतल दर्पण हो तो ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, समतल दर्पण से कई बार पूछा गया है कि अगर इस तरह का दो समतल दर्पण रखा हो और बीच में कोई वस्तु हो, तो जाहिर सी बात है जब दर्पण है तो इसके फिगर भी बनेगा, तो कितना फिगर बनेगा ये पूछा गया है। तो अगर ये बीच में रखा गया हो और ये दोनों 90 डिग्री पे हो तो यहाँ पे अनंत फिगर बनेंगे, क्योंकि पहले इसका फिगर इस पे बनेगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, इस तरह करके अनंत फिगर बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। वैसे आपको बता दें एक नॉर्मली व्यक्ति के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है स्पष्ट दृष्टि की, वो होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर 25 सेंटीमीटर है तो आप अच्छे से देख पाएंगे। अब इस क्वेश्चन के बारे में आते हैं। आपको दो तरह के आंखों में रोग होता है, एक होता है दूरदृष्टि रोग, एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं मायोपिया। क्योंकि इसलिए बता देना क्योंकि परीक्षा में अगर मायोपिया लिख दे तो कंफ्यूजन ना हो। दूरदृष्टि को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि उसको दूर का दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा। जब उसको नज़दीक का नहीं दिखेगा तो इसके लिए आप लगाएंगे इसको उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि आपको निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको लगाना होगा अवतल लेंस। ये दो चीज़ें हैं, परीक्षा में कई तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे देख लेंगे। अगला है कि बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी से होता है। मतलब कि अगर बच्चा 14 साल तक का है और अगर उसमें उसके आंखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है कम दिखने वाला, तो ये अक्सर विटामिन ए की कमी से होता है। जंक उदाहरण है, तो जंग जो लगता है, जंक जिसको बोलते हैं, ये यौगिक होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है H2O। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछा गया है, मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। और इसमें क्या क्या होगा ये हम बता दे रहे हैं, C होगा और H होगा। अब इसका पूरा जो फार्मूला है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला है कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस चीज़ पे, तो ये करता है उसके तरंग दैर्ध्य पर। पानी और चाक के मिश्रण को पृथक करना है तो किसके द्वारा करेंगे। मान लीजिए गिलास है और इसमें आपको पानी और चाक घोल करके दे दिया गया है, तो इसके लिए हम वाष्पन द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। वाष्पन मतलब इसको गर्म करेंगे तो जो पानी होगा ये वाष्प बन के उड़ जाएगा, जो चाक होगा इसमें बच जाएगा। यानी कि हमको तो यही करना था, दोनों को अलग अलग करना था। अगला है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं कहाँ पे, कई बार ये पूछा गया है। तो देखिए आपको समझा दें, वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है, सबको लगभग पता होगा, फिर भी परमाणु होता है उसके बीच में होता है नाभिक, और नाभिक के बीच अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखिए प्रोटॉन क्या होता है, कितना हो सकता है, तो जो परमाणु क्रमांक होता है ये प्रोटॉन के बराबर होगा, परमाणु क्रमांक। जैसे कि सोडियम का ले लें तो 11 सोडियम 23, यानी कि इसमें कितना प्रोटॉन है 11। जब इस पे कोई आवेश ना हो, चार्ज ना हो, जैसे कि Na पे अभी नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसी के बराबर होगी। न्यूट्रॉन कितना होगी, तो न्यूट्रॉन के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करना पड़ता है, यानी कि 12। अगला है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमने अभी आपको बता दिया।
अगला है कि द्रव की बूंद का संकुचन और कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है, एक तो संकुचन वाला, या फिर जल क्यों कम से कम क्षेत्र घेरता है ये पूछा जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि जो द्रव की बूंद होती है, बरसात की बूंद, ये गोलाकार क्यों होती है। तो या फिर पूछ लिया जाएगा कि बरसात की बूंद इस तरह की क्यों होती है। ये कई क्वेश्चन है और सबका बस एक ही उत्तर है, कॉमन उत्तर ये होता है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव से और भी कई उदाहरण पूछे जाते हैं, जैसे कि मच्छर पानी पर कैसे तैरता है, तो ये भी सरफेस टेंशन से। कपड़ा धोने में हमें जो डिटर्जेंट है उसका यूज क्यों करना चाहिए, तो ये भी सरफेस टेंशन के कारण होता है। अगला है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो नींबू और संतरा चूंकि खट्टे फल है इसलिए इसमें पाया जाएगा विटामिन सी। ये 99% केसों में होता है, हालांकि 100% नहीं होता है। 100% नहीं होता है, केवल 99% जो खट्टा है उसमें विटामिन सी पाने के चांसेस होते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, क्या आप बता पाएंगे? अभी हमने आपको बताया था 2 मिनट पहले, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मानव शरीर का कौन सा भाग जोड़ मतलब गठिया से प्रभावित होता है। जब ये गठिया होता है तो इसमें जो शरीर का जोड़ होता है, जैसे कि पैर में है या फिर कोहनी में है, वो सारे पार्ट इससे अफेक्टेड होते हैं। गर्मी में सफ़ेद गहरे रंग के कपड़े से अधिकतर आरामदायक क्यों होता है, मतलब कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनना चाहिए, कहने का ये मतलब है। तो जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, इसलिए जब कम अवशोषित करेंगे तो आपको गर्मी भी कम लगेगी। इसका उलट ठंडे में आपको रंगीन कपड़े पहनने चाहिए, ताकि जो ऊष्मा आपको मिल रही है ये आपके कपड़े अवशोषित कर सके और आपको थोड़ी गर्मी दे सके। अगला है कि मेघ गर्जन के समय ध्वनि है वो पहले सुनाई देती है, बिजली की चमक पहले सुनाई देती है ध्वनि से। तो ये इसलिए है क्योंकि जो प्रकाश की चाल है ये तेज है, और जब प्रकाश पहले आता है आपको कड़क पहले दिखाई देगा, बाद में ध्वनि सुनाई देती है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब कि जो धरती का कटाव है इसको अगर कंट्रोल करना है तो इसे हम कर सकते हैं वृक्षारोपण के द्वारा। कोयले के जलने से क्या बनता है, तो कोयले के जलने से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक तरह से अगर आपको एक रूम में बंद करके और उस रूम को कार्बन डाइऑक्साइड से भर दें तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कई बार आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि कई जगह लोग क्या करते हैं कि सारे दरवाजा खिड़की बंद करके, गाँव की बात बता रहे हैं, वहाँ पे कोयला जला करके रूम में, क्योंकि मच्छर ना काटे और प्लस इसके अलावा रूम का टेम्परेचर थोड़ा बना रहे, तो इसके लिए उसमें कुछ जला करके और सारे खिड़की दरवाजा बंद करके सो गए। बाद में पता चला कि उसमें एक दो लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उस रूम में पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भर गया है, और जब भर जाएगा तो ये चूंकि इसको आप ले नहीं सकते, चाहे आप मर क्यों ना जाए, तो उस कंडीशन में मृत्यु हो जाती है। अगला है कि वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं, कहने का मतलब है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें नॉर्मली तौर पे क्या है, तो ये है नाइट्रोजन जो कि 78% है, और इसके साथ ऑक्सीजन है 21%, दोनों को मिलाकर ओके हो जाता है 99, बाकी 1% में अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। अगला है कि हरे पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ये हमें जो हमारा जो CO2 है उसे ले लेते हैं और O2 हमारे लिए छोड़ते हैं, इसीलिए हमारे लिए उपयोगी है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिस्कस कैसा होता है, मतलब कि ये किस लेंस की तरह काम करता है, तो ये काम करता है उत्तर लेंस की तरह। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पारा मतलब कि Hg, और ये एक धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। वैसे बहुत कम ही ऐसे जो धातु हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। अगला है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परिमाण में वृद्धि के कारण क्या है, तो अगर देखिए यहाँ पे CO2 बढ़ेगा तो तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे और धरती पर आज नहीं तो कल बड़ी तबाही आ सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक तो हमें पर्यावरण को बचाए रखना है, कम से कम प्रदूषण करना है और पौधों को भी लगाते रहना होगा। अगला है कि पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों होती है, तो जब हम शरीर के सामने पंखा हिलाते हैं या फिर पंखा चल रहा है तो उस समय ठंडा हमें इसलिए लगता है क्योंकि जो शरीर पर आर्द्रता होती है ये वाष्पन के कारण हमें ठंडी अनुभव कराती है। अगला है कि विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? भू संपर्कित मतलब कि जिसको हम बोलचाल की भाषा में अर्थ बोलते हैं, अर्थिंग का नाम आपने सुना होगा। तो ये इसलिए होता है कि अगर भू संपर्कित होगा तो अगर कभी
जैसे कहीं से विद्युत आपके शरीर में पकड़ती है तो ये आपको नुकसान नहीं करेगी और ये सीधे भूमि में प्रवेश कर जाएगी। अगला है कि बर्फ जल पे तैरता है क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व कम है जल के घनत्व से। जाहिर सी बात है, जिसका घनत्व कम होगा इस ऊपर रहेगा। कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए गिलास में इतना पानी भरा है, इसमें एक बर्फ का टुकड़ा रखा गया है, तो बर्फ का कितना हिस्सा ऊपर रहेगा? तो ऊपर रहेगा 1/10 हिस्सा, पानी में रहेगा 9/10 हिस्सा। अगला है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? तो वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण वही है सरफेस टेंशन, हमने आपको अभी बताया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। रेबीज का टीका आपको कब लगाने की जरूरत पड़ती है? जब पागल कुत्ता काट ले तो। पहले इसके तो 14-15 इंजेक्शन लगते थे, लेकिन अब तो बस 3 इंजेक्शन लग रहे हैं। तो पहले से बहुत कुछ बदल चुका है। तो अगर पागल कुत्ता काट ले, वैसे नॉर्मली कुत्ते काटने से कुछ नहीं होता है, फिर भी अगर आपको कुत्ता काटता है तो आपको लगवा लेना चाहिए, क्योंकि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये आपको फ्री में अवेलेबल है। परम दाब क्या होता है? तो परम दाब बराबर होता है गेज दाब बराबर है 1 बार, मतलब वायुमंडलीय दाब को अगर गेज दाब में जोड़ दें तो वो होता है परम दाब के बराबर। अगला है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। अल्फा, बीटा और गामा 3 किरणें होती हैं। अगर किसी परमाणु से, मान लीजिए सोडियम है और यहाँ पे होता है 11 और 23, अगर इसमें से एक अल्फा कण निकलेगा तो यहाँ पे इसमें 2 की कमी हो जाएगी, यानी कि 9 हो जाएगा, और इसमें 4 की कमी हो जाएगी, यानी कि ये 23 हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी तत्व मान लीजिए जो भी होता है, अगर सोडियम कोई रख दिया, हालांकि सोडियम नहीं रहेगा, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे एक अल्फा की जगह बीटा कण निकले तब क्या होगा? तो जो परमाणु क्रमांक है इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ये 12 हो जाएगा। परमाणु भार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर एक गामा किरणें निकले तो गामा किरणें निकलेगी तो किसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? मतलब कि आप देखेंगे जो सूर्य है, यानी कि एक सूर्य एक तारा है, इसमें जो असीमित ऊर्जा है, जैसे कि इससे हमको ऊर्जा मिलती रहती है, ये ऊर्जा आती कहाँ से है? तो ये आती है नाभिकीय संलयन से। 2 चीजें होती हैं, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है कि जब छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन, और इसका उदाहरण है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम। नाभिकीय विखंडन में उसका उल्टा होता है, जब एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है तो इसको हम बोलते हैं विखंडन, नाभिकीय विखंडन, और इसका उदाहरण है परमाणु बम। इसके साथ आप ये जानिए कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनते हैं। तो आखिर ये छोटे छोटे नाभिक होते क्या हैं? सूर्य की बात करें तो सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। अगर इनका रेशियो पूछ ले, परसेंटेज पूछ ले, तो इसमें हाइड्रोजन होता है लगभग 71% और बाकी का हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य कुछ गैसें भी होती हैं। अगला है कि एड्स नहीं फैलता है। तो एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने से और छूने से, यह केवल फैलता है असुरक्षित यौन संबंध से या फिर उन तरह के यूज से जहाँ पे आपसे ब्लड से अगर रिलेट होता है कोई, तो वहाँ पे एड्स फैलने के चांसेस होते हैं। एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। अगला है कि मशरूम क्या है? तो मशरूम एक फंजाई है, एक कवक है। आगे बढ़े तो जल में तैरते हुए हिमखंड का आयतन कितना होता है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिस टाइपिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पानी में कोई हिमखंड तैर रहा है, जैसे कि अगर गिलास हम ले लें तो आपको बताना होता है कि कितना भाग जल के ऊपर है, कितना भाग जल के नीचे है। तो आपको बता दें कि 1/9 भाग जल, 1/10 भाग जल के ऊपर होता है और 9/10 भाग जल के नीचे होता है। अगला है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जो हम फोटोग्राफी करते हैं इसमें फिक्सर के रूप में हम लगाते हैं सोडियम थायोसल्फेट। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग हम करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए करते हैं। जैसे कि आप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं या फिर और भी कई चीज़ें यूज की जाती हैं, तो उसे हम रेक्टिफायर बोल सकते हैं।
अगला है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तब उसकी समय अवधि यानी कि जिसको हम आवर्तकाल बोलते हैं, इस पे क्या असर होगा। तो जब इसकी लंबाई चौगुनी होगी तो इसका जो आवर्तकाल होगा, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, ये दोगुना हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में पूछा गया है। अगला है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। मृग तृष्णा, तो मृग तृष्णा बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आप ये भी जान लीजिए कि मृग तृष्णा होता क्या है। तो गर्मी के दिनों में जब चिलचिलाती धूप होती है तो वहाँ पे थोड़ी दूर पे हमें कुछ थोड़ी ऊपर, धरती से ऊपर इस तरह का दिखाई देता है, जैसे लगता है कि वहाँ पे पानी की चमक दिख रही है, लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वास्तव में वहाँ पे कुछ नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं मृग तृष्णा, और ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये आपको पढ़ाया जाता है लाइट में, फिजिक्स के लाइट चैप्टर में ये आपको पढ़ाया जाता है। 3 चीजें प्रकाश की होती हैं, होता है पहला अपवर्तन, दूसरा परावर्तन और तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अपवर्तन में क्या होता है कि जैसे कि गिलास है, इसमें पानी भरा है, यहाँ पर अगर सिक्का है तो ये हमको अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई महसूस होता है। या फिर अगर किसी गिलास में पानी भरा हुआ है, यहाँ पे अगर हम कोई रॉड डालते हैं तो ये हमको थोड़ा सा मुड़ा हुआ महसूस होता है। तो ये उदाहरण है अपवर्तन के। परावर्तन में क्या होता है कि टकरा करके ये उसी माध्यम में लौट जाती है किरण, इसे हम परावर्तन बोलते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अभी आपने देखा मृग तृष्णा। या फिर एक उदाहरण पूछा जाता है बार बार कि हीरा क्यों चमकता है, तो हीरा के चमकने के पीछे यही कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है कि 4 रक्त समूह है, ए बी, बी और ओ। इनमें से सर्वदाता कौन सा है। देखिए सबसे पहले जब इनके ग्रुपों के बारे में जानकारी नहीं थी किसी को, तो कभी भी किसी का ब्लड किसी को चढ़ा दिया जाता था और उससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि अधिकतर कंडीशन में जिसको ब्लड दिया जाता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो इसका पता लगाने पर पता चला कि ब्लड में एक ग्रुप भी होता है जो कि अगर सेम ग्रुप का ब्लड नहीं किसी में चढ़ाएंगे तो उनकी मृत्यु हो सकती है। उसके बाद ये पता चला कि इसमें एक ऐसा ग्रुप भी है जो कि किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, तो ये है ग्रुप ओ। मतलब अगर किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है तो उसको ओ ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। बाकी ए को ए का ही चढ़ेगा तो और बी को बी का ही चढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर्वग्राही कौन सा है। सर्वग्राही मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये है ए बी, यानी कि सर्वदाता मतलब ओ, सर्वग्राही मतलब ए बी। अगला है कि ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो यह कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है, यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप देखेंगे कि सूर्य में है, ये जलने में सहायक भी होती है, ये हल्की भी होती है। अगला है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है किससे, उसके तरंगदैर्ध्य के द्वारा। देखिए प्रकाश को हम यूज करते हैं, जैसे कि हम जब ये डिफाइन करते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सा कलर का प्रकाश यूज करना है, तो ये तरंगदैर्ध्य पर ही हम चेक करते हैं। जैसे कि अगर हमको ये चाहिए कि दूर तक ये प्रकाश जाए तो हम लाल रंग यूज करते हैं, अगर दूर तक का कोई ज़रूरत नहीं है तो हम हरा या फिर कोई और, या फिर बहुत कम दूर की ज़रूरत है तो हम बैगनी भी यूज कर लेते हैं। तो ये सब तरंगदैर्ध्य के आधार पे ही डिफाइन किए जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो लाल रंग से ही बनाए जाते हैं ताकि उनकी तरंगदैर्ध्य दूर तक जा सके और ये दूर से आए हुए किसी भी व्यक्ति को दिख सके। अगला है कि कौन सबसे कम आग पकड़ने की प्रवृत्ति रखता है, तो यह है नायलॉन। मतलब नायलॉन में जल्दी आग नहीं लगती है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। देखिए जो मांसाहारी होते हैं उनको तो कई चीज़ें मांस से मिल जाती हैं, लेकिन अगर एक शाकाहारी की बात करें जो मांसाहार नहीं करता है तो इसके लिए उसको अगर फास्फोरस चाहिए तो उसको मिलेगा दूध में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध में क्या नहीं मिलता है। आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि दूध में लगभग हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं मिलता है। दूध में विटामिन सी नहीं मिलता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ए की कमी से होता है रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी,
लेकिन सी की कमी से क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और आपको बता दें कि जो खट्टे फल होते हैं, आंवला या फिर इस तरह जो भी खट्टे फल, वहाँ पे विटामिन सी का सोर्स होता है। अगला है कि मीथेन गैस बनती है, तो ये बनती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। मीथेन का रासायनिक फार्मूला पूछा गया है कई बार, CH4। इसे हम मार्स गैस भी बोलते हैं। अगला है कि सॉर्स क्या है, तो यह है विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। देखिए बीमारी में भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मलेरिया किससे होता है, टाइफाइड किससे होता है, तो इस तरह ये एक सोर्स भी एक बीमारी है। अगला है कि एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है, मतलब कि एक फ्यूज तार हम जो लगाते हैं, जैसे कि आपने बोर्ड में देखा होगा एक फ्यूज वाला बटन होता है, तो वो क्यों लगाया जाता है, तो वो इसलिए लगाया जाता है कि जब उच्च विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो उस समय ये तार ऑटोमेटिक टूट जाएगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है कार्बन डेटिंग और एक होता है यूरेनियम डेटिंग। इन दोनों का यूज हम करते हैं उम्र ज्ञात करने के लिए। लेकिन अगर कोई जीवाश्म है, जीवाश्म मतलब कि किसी व्यक्ति का या फिर जानवर का या फिर कोई पत्थर ही क्यों ना हो, मतलब इस जिसकी उम्र कम से कम 10 साल, 20 साल, 50 साल या 400 साल तक हो, तो इस तरह को अगर चेक करना है कि यह कितना पुराना है तो हम कार्बन डेटिंग करेंगे। जैसे कि हमें खुदाई में कंकाल मिल गया, अब पता करना है कि यह कब का है, तो इसे हम कार्बन डेटिंग से पता कर लेंगे। लेकिन हमें जब ये पता करना हो कि 500 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, तो इसके लिए हमें यूरेनियम डेटिंग करना पड़ता है। अगला है कि शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है, ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह एक क्वेश्चन भारी जल के बारे में पूछा जाता है, जिसे हम D2O भी बोलते हैं। अगला है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो अगर कोई चुंबकीय कंपास होगा, अगर आपने कंपास देखा है, तो उसकी जो सुई हमेशा है नॉर्थ और साउथ को इंगित करती है। कंपास का यूज कहाँ होता है, तो अगर जंगलों में या फिर समुद्रों में जहाँ यात्रा करनी होती है वहाँ पे कंपास का यूज किया जाता है। आगे बढ़ें तो अगला है कि किसी तत्व के उसके क्वथनांक से पहले उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसके क्वथनांक से पहले मतलब कोई भी जो चीज़ है, जैसे कि पानी आप ले लीजिए, और अगर ये वाष्प में बदलता है तो इसको आप क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहेंगे। और अगर कोई भी ठोस हो, इसको आप गर्म कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये द्रव में बदलता है, फिर जाकर के गैस में बदलता है। लेकिन अगर कोई ठोस द्रव में ना बदल करके सीधे गैस में बदल जाए तो इसको क्या कहते हैं। जैसे कि कपूर होता है, कपूर ठोस होता है और इसे हम जब गर्म करते हैं तो ये सीधे गैस में बदल जाता है। कुछ हमें लिक्विड नहीं मिलता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। अगला है कि तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये दर्शाया जाता है उनके रासायनिक सूत्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो जल का हिमांक कितना होता है, तो ये अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हिमांक मतलब कि हिम मतलब कि जमने का। अगला है कि रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो रडार का उपयोग हम करते हैं जहाज या फिर जो प्लेन होती हैं उनको ढूंढने में या फिर उनके मार्ग के निर्देशन में। आपने रडार के बारे में कई मूवी में भी देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। तो अगला क्वेश्चन है कि दूध खट्टा होने का कारण क्या है। मतलब कि आप देखेंगे कि अगर दूध को जब दही बनाया जाता है तो वहाँ पे कभी कभी ये दूध खट्टा भी हो जाता है। तो दूध के खट्टा होने का कारण होता है बैक्टीरिया। अगला है कि वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है। बेहद आसान क्वेश्चन है, ये होता है नाइट्रोजन, ये होता है 78%। उसके बाद होता है ऑक्सीजन कितना 21%। दोनों को ऐड करेंगे 99, यानी कि बचा केवल एक। अब इसी एक में बाकी अन्य गैसें होती हैं। अगला है कि सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है। तन्य तत्व मतलब क्या होता है कि जिसे हम पीट पीट करके एक तार के रूप में फैला सके, तो ये होता है सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, तो ये होता है चांदी। चांदी को किससे डिनोट करते हैं, क्या आपको पता है, तो इसे हम करते हैं Ag से, यानी कि सिल्वर होता है लेकिन हम इसको डिनोट करते हैं Ag से।
तो चलिए कमेंट करके बताइए सोना को किससे डिनोट करते हैं, मतलब सोना को किस मतलब किस चीज से दर्शाते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला है कि सर सीवी रमन को उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था कब, ये भी पूछा गया है। तो 1930 में। क्यों मिला था? रमन इफेक्ट के लिए। फील्ड कौन सा था? तो फिजिक्स। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1901 से। शुरू में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन बाद में ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबल के नाम पे। अगला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो समतल दर्पण होता है ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो हड्डियों और सीमेंट में ये होता है कैल्शियम। हालांकि अगर केवल हड्डियां पूछे तो इसमें कैल्शियम के अलावा फास्फोरस भी पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस थोड़ा कम होता है। अगला है कि घरेलू बिजली में विद्युत उपयोग की माप होती है। तो जो घरेलू बिजली हम यूज करते हैं इसमें हम विद्युत उपयोग को मापते हैं वाट में। आगे बढ़ते हैं। तो पारे का न्यूनतम हिमांक क्या होता है? मतलब कि ये जमने वाला पूछा गया है। न्यूनतम हिमांक तो ये है 39 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका क्वथनांक होता है 375 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? ये काम है किडनी का। किडनी का हमारे शरीर में ये काम है कि ये जो ब्लड है उसको साफ करता रहे। अगला है कि भोजन को ऊर्जा में मापा जाता है। तो जो भोजन की ऊर्जा होती है उसको हम कैलोरी में मापते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया बार बार कि किसी भी खिलाड़ी को त्वरित ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? तो इसे हम देते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये पूछा जाता है कि कौन जैसे कि वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है प्रोटीन, जिसमें कि सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन और मशरूम में। अगला है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्यों? तो प्रेशर कुकर मतलब कि प्रेशर होता है यहाँ पे, और जब प्रेशर होता है तो यहाँ पे क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए जो भी उसमें होगा सब्जी चावल या फिर जो भी वो जल्दी पक जाता है। अगला है कि जो पित्त होता है ये स्रावित क्या करता है? पित्त स्रावित होता है कहाँ से? तो ये होता है लिवर से। और शरीर के भार का कितना परसेंटेज जल होता है? तो आपने सुना होगा कि शरीर में 70% करीब जल है, ये होता है लगभग 65 से 80%। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता है कि ये किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। देखिए होता क्या है कि जो प्रोटॉन है इसे प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन जो है इसको हम धन कीड़े कहते थे पहले, और इन धन कीड़ों की खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। तो इसीलिए माना जाता है कि जब इसका केवल नाम बदला गया प्रोटॉन, तो खोज गोल्डस्टीन के द्वारा ही किया गया। एक क्वेश्चन चलिए आप कमेंट करके बताइएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला है कि जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु को धन आवेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन खो देगा, जैसे कि सोडियम प्लस। सोडियम का नॉर्मली होता क्या है? तो सोडियम का होता है 11, लेकिन अगर इसमें सोडियम प्लस लिखा गया है इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है केवल 10। लेकिन अगर ये सोडियम था तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 थे, लेकिन अगर ये सोडियम प्लस हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। इसी का एक उल्टा क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी वस्तु को ऋण आवेशित करते हैं तब क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु को ऋण आवेशित करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और क्लोरीन में हो जाएगा 18। नॉर्मली क्लोरीन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन? केवल 17। आगे बढ़े तो अगला है कि जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वो पीछे की ओर धक्का देती है क्यों? किस नियम के कारण? ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और इसे हम न्यूटन के गति का तीसरा नियम भी बोलते हैं। न्यूटन के गति के लिए 3 नियम दिए, जिसमें से ये तीसरा नियम है। पहला नियम होता है जड़त्व का, और दूसरा नियम होता है F बराबर ma का। अगला है कि कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो यह है परमाणु संख्या। मतलब देखिए आपने अगर मेंडलीव आवर्त सारणी देखा हो तो वो किस आधार पे लगाई गई है? तो वो परमाणु संख्या के आधार पे ही लगाई गई है। परमाणु संख्या उसके प्रोटॉन के बराबर होता है और यह हमेशा स्थिर होता है।
ये कभी कम या फिर बेसी नहीं हो सकता, तो इसीलिए परमाणु संख्या पे ही कोई भी चीज नापा जाता है। अगला है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूट करके दो या दो से अधिक नाभिक में बदलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। एक बड़ा नाभिक टूट करके दो नाभिकों में बट रहा है तो नाभिकीय विखंडन। जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर के बड़ा नाभिक बनाएंगे तो नाभिकीय संलयन। आगे बढ़ते हैं तो विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला स्रोत क्या है? तो यह है गाजर। और विटामिन ए की कमी से होती है रोग रतौंधी, यानी आंखों की प्रॉब्लम होती है विटामिन ए की कमी से। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। और नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? तो देखिए, नाभिकीय संलयन यानी कि नाभिकीय संलयन होता कहाँ है? सूर्य में। संलयन मतलब कि छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बना है। तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहने के पीछे ये रीजन है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ताप निकलता है और इसीलिए इसको ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाती हैं, तो इन्हें कहते हैं ल्यूकोसाइट। देखिए, ब्लड में होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी। तो बात की गई थी यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन। यानी कि आरबीसी का जो कण आज बनेगा 120 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला है कि एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? ये होता है विषाणु के संक्रमण के कारण। चलिए, हमने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था, अब आप हमें कमेंट करके बताइए एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस कब मनाते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं टेबल साल्ट, NaCl। और एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो ये होता है भैंस और गाय में। जो भी चौपाए हैं खास करके भैंस और गाय, इनमें होता है एंथ्रेक्स रोग। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? मतलब कि वो दूर का नहीं देख पा रहा है। ठीक, जब व्यक्ति दूर का नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब कि उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष को हम कहते हैं मायोपिया। देखिए, इसमें उल्टा होता है, हम भले ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं लेकिन इसमें व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम कहेंगे दूर दृष्टि दोष, तो उसमें व्यक्ति को निकट का नहीं दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे कई बार ये भी पूछा गया है कि कौन सा लेंस लगाएंगे? तो जब व्यक्ति को मायोपिया होगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष होगी और वो दूर का नहीं देख पाएगा, तो इसके लिए उसे अवतल लेंस लगाना पड़ता है। और अगर व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है, यानी कि वह निकट का नहीं देख पा रहा है, तो उसको उत्तल लेंस लगाया जाता है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष कब बनता है? तो आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष तभी बनेगा जब बारिश होने के बाद आसमान में बरसात की बूंदें रह जाती हैं और उन पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तभी हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण ये इंद्रधनुष दिखता है। तो इसके लिए सही उत्तर है अधिक बूंदें रहने पर। अगला है कि बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? जो बर्फ होता है उसमें जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बर्फ को जल्दी पिघलने से रोकने के लिए उसमें मिलाया जाता है जिलेटिन। अगला है कि पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो हम दो तरह के परिवर्तन देखते हैं, एक होता है रासायनिक और एक होता है भौतिक। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें कि ये पुनः अपने पुराने वाले फॉर्मेट में आ सकता है, जैसे कि पानी से बर्फ बनना। पानी से बर्फ बनना, तो देखिए पानी बर्फ कब बनेगा? जब ये मतलब इसे ठंडा करेंगे तो ये बर्फ बन जाएगा, लेकिन इस बर्फ को जब आप गर्म करेंगे तो फिर से ये पानी बन जाएगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो इस तरह जहाँ पर कोई भी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है लेकिन फिर से वो अपने फॉर्मेट में आ सके, तो इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन इस तरह के वो जो पुराने फॉर्मेट में नहीं आ सकता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल कहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? तो रिएक्टर स्केल प्रयोग में लाया जाता है भूकंप तीव्रता को मापने के लिए। जैसे कि भूकंप की कितनी तीव्रता थी इससे पता चलता है रिएक्टर स्केल पे। रिएक्टर स्केल पे पॉइंट होते हैं 7.6, 5.2 इस तरह करके। अगला है कि कौन सा विभाज्य नहीं है? तो ये है परमाणु। डाल्टन के अनुसार
मतलब कि जब 8000 साल पहले डाल्टन ने सिद्धांत दिया था तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब कि उसको आप बांट नहीं सकते। हालांकि बाद में इनकी थियरी गलत हुई और परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन तरह के कई कण पाए गए। अगला है कि मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये है प्लीहा। जो मलेरिया होता है ये मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होता है और ये सबसे ज़्यादा आपके शरीर को प्रभावित करता है प्लीहा को। तो इसी तरह क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है तो उसका शरीर का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होगा, तो टीबी में आपके शरीर का फेफड़ा इफेक्टेड होता है। अगला है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो कि त्वरित होगा। तो लिफ्ट से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने आपको हर एक वीडियो में बताया है जहां पर भी लिफ्ट के बारे में क्वेश्चन आता है। लिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई लिफ्ट एक समान भार मतलब गति से नीचे जा रही है तब क्या होगा, जब कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तब क्या होगा, या लिफ्ट अगर जाते समय इसकी रस्सी टूट जाए तब क्या होगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशनें आती हैं। अगर लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो जो व्यक्ति का भार है उसे कम महसूस होगा, लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो इसे व्यक्ति का भार अधिक महसूस होगा। और यदि लिफ्ट की रस्सी नीचे जाते वक्त टूट जाए तो व्यक्ति का भार 0 महसूस होता है। उसमें से ये बीच वाली कंडीशन को इसमें पूछा गया है। तो आप इन तीनों कंडीशनों को याद रखिए, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती है। अगला है कि स्वस्थ दांतों को पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था इसमें है कि मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए, ये आपके दांतों में लगता है और वहाँ पे दांत सड़ने लगते हैं। अगला है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है, तो ये होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। आपको अम्ल और क्षार 2 चीजें जाननी चाहिए। अम्ल और क्षार ये पता चलता है पीएच स्केल से। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं, बीच में होता है 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होता है, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13। ठीक, 0 से 7 के बीच में जो होगा उसे हम कहेंगे अम्ल यानी कि एसिड। जो 7 से लेकर 14 के बीच में होगा उसे हम कहेंगे क्षार यानी कि बेस। अब देखिए होता क्या है कि अगर वो 7 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो 7 को हम कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कि उदासीन। तो चलिए क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा कि ब्लड यानी कि खून का पीएच वैल्यू कितना होता है। अगर आप बता पाए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दें कि यह क्षार होता है। चलिए हिंट बता दे रहे हैं, ब्लड जो है क्षार होता है। अगला है कि कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है, यह है गुर्दा। जो ये शरीर में यूरिया होता है उसको गुर्दा द्वारा बाहर के मार्ग को भेज दिया जाता है। अगला है कि शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है, तो इंसुलिन को स्रावित करता है पेनक्रियाज। आपको याद दिला दें कि इसमें जो भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करिए। और इस तरह के जो भी वीडियो हैं उन सबका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहिए। अगर वहाँ पे आपको कोई ऐप का लिंक मिलता है तो आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर पाएंगे। नीम का उपयोग किस में किया जाता है, तो नीम का उपयोग होता है कैंसर रोधी और गर्भ निरोधक में। कैंसर रोधी में यानी कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है हर्ट्ज। यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव ये आवृत्ति के हर्ट्ज के जैसे ही होता है। फैराडे ने अपना जो नियम दिया था किसके लिए दिया था, तो फैराडे का नियम था विद्युत अपघटन से संबंधित। वनस्पति में जीव होते हैं, सबसे पहले किसने कहा था, तो ये कहा गया था जीसी बसु यानी कि जगदीश चंद्र बसु के द्वारा। चूंकि ये अमेरिकन वैज्ञानिक है लेकिन ये भारतीय मूल के थे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि एलपीजी में मुख्यतः क्या उपस्थित होता है, तो एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें होता है ब्यूटेन, प्रोपेन और एक गैस और होती है मरकैप्टन। मरकैप्टन गैस केवल इसलिए मिलाई जाती है ताकि आपको गंध मिल सके इसकी। जब भी कोई लीकेज हो तो आपको गंध मिल सके, तो मरकैप्टन केवल इसीलिए मिलाई जाती है। बाकी इसमें जो मेन गैस हैं वो हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। तो अभी आपने देखा एलपीजी मतलब कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए आप कमेंट करके बताइए सीएनजी का फुल फॉर्म। सीएनजी का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को, मलेरिया प्रभावित करती है प्लीहा को, टीबी प्रभावित करती है फेफड़ा को।
धातु में क्या होता है, तो धातु में दो चीजें होती हैं, पहला होता है कैल्शियम, दूसरा होता है फास्फोरस। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कौन अधिक होता है, तो कैल्शियम अधिक होता है, सेकेंड नंबर पे होता है इसमें फास्फोरस। न्यूमेस्टिक क्या होता है, तो जहाँ पर अगर हम सिक्कों और पुराने धातुओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूमेस्टिक। जैसे कि जीवों का अध्ययन करेंगे तो बायोलॉजी, जैसे कि रसायन का अध्ययन करेंगे तो केमिस्ट्री, इस तरह जब सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करेंगे तो उसे कहते हैं न्यूमेस्टिक। अगला है कि पौधों और पेड़ों के पत्तों का हरा रंग क्यों होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। और पौधों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण को लेकर के, तो प्रकाश संश्लेषण में ये होता है कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और जब पौधे भोजन बनाते हैं तो वातावरण से CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। रात के समय ये कंडीशन उल्टी हो जाती है और रात के समय पौधे भी O2 लेने लगते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है कि वायु एक क्या है, तो देखिए वायु एक मिश्रण है। मिश्रण इसलिए क्योंकि इसमें कई गैसें मिली हुई हैं, और अगर आप बात करें वायुमंडल की तो यहाँ पे सर्वाधिक जो गैस है वो है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का 21%। अगला है कि रिकेट्स एक बीमारी है, ये किससे रिलेटेड है, तो रिकेट्स में हड्डियाँ जो होती हैं ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन सी मिलता है आपको खट्टे फलों में जैसे कि आंवला, अंगूर, मौसमी, संतरा। और विटामिन बी या फिर B1 की कमी से होता है बेरी बेरी, और विटामिन ए की कमी से होता है क्या, रतौंधी। और ये मिलता है आपको गाजर, मछली के तेल में। और इस तरह कई क्वेश्चन आपसे विटामिन से संबंधित पूछे जाते हैं। अगला है कि गंध धातु में क्या होता है, गंध धातु में होता है Cu, कॉपर, Sn और Zn। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा होता है न्यूट्रॉन। अगर एक परमाणु के अंदर बात कर लें तो परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक में होता है प्रोटॉन और इसके साथ न्यूट्रॉन, और नाभिक के जो बाहर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है परमाणु के अंदर। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी थॉमसन के द्वारा, थॉमसन या फिर टॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा, और न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। अगला है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेराल। विटामिन ई की बात कर रहे हैं। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो आपको जनन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जनन मतलब कि प्रजनन रिलेटेड। तो ये कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, तो ये अच्छी तरह से पाया जाता है बादाम में या फिर मछली के तेल में, इस तरह से पाया जाता है। अगला है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होगा, तो ये होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि इसको फ़ारेनहाइट में बदला गया है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है। अगला है कि प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पे काम करता है, तो प्रकाशीय गेज जो होता है ये काम करता है परावर्तन पे। ये प्रकाश के चैप्टर में आपको 3 चीज़ें बताई जाती हैं, एक होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन और एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीनों का एक एक उदाहरण बता दे रहे हैं। अपवर्तन में क्या होता है कि आपको कोई भी ग्लास में अगर सिक्का डाला हुआ है तो ये सिक्का थोड़ा सा ऊपर महसूस होगा, या फिर किसी भी तालाब की पेदी आपको थोड़ा सा ऊपर महसूस होती है। और परावर्तन में अभी आपने देखा प्रकाशीय गेज है, इसमें कोई भी जो प्रकाश की किरण है टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण आपको बता दें कि हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही। या फिर आपने देखा होगा मृग मरीचिका, मृग मरीचिका मतलब कि गर्मी के दिनों में जब चिलचिलाती धूप होती है तो थोड़ी दूर पे लगता है कि वहाँ पे पानी का परछाई बन रहा है ऊपर, लेकिन वहाँ जाने पे कुछ नहीं रहता है, इसे हम कहते हैं मृग मरीचिका। तो मृग मरीचिका के होने का कारण भी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है कि हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व मिलता है, तो हरे पौधे में लगभग 16 आवश्यक पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का जो ये मॉडल आपने देखा होगा, ये मॉडल दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। अगला है कि एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, तो ये है विटामिन सी का। जो विटामिन सी होता है इसकी कमी से होता है स्कर्वी। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए विटामिन सी आपको किस फल में मिल सकता है, विटामिन सी आपको किस फल में मिल सकता है, यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगला है कि अल्कोहल में क्या होता है। अल्कोहल मतलब कि जो शराब होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लाल रुधिर कणिका कहाँ पे बनती है? तो दो तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, यानी रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। तो ये बनता है अस्थि मज्जा में, और इसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है लगभग 120 दिन, यानी कि जो आरबीसी का अणु आज बनेगा ये 120 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। अगला है कि कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये है चेचक। चेचक आपने देखा होगा कि इसको स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, और ये जब एक जगह होता है तो वहाँ पे कई चांसेस ये रहते हैं कि कई लोगों को ये हो जाता है जो भी उनके संपर्क में आते हैं। अगला है कि बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है किसका? तो ये है एल्युमिनियम का। अयस्क वो चीज़ कहलाता है जो कि धरती में हमें मिलता है, जैसे कि जो एल्युमिनियम आप देखते हैं ये धरती में नहीं मिलता है डायरेक्ट इस फॉर्म में, ये मिलता है बॉक्साइट के रूप में। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। अगला है कि एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम पर क्या असर पड़ेगा? तो अगर गैस का अगर प्रेशर की बात हो रही है, रुद्धोष्म प्रेशर की, तो उसमें उसका जो तापक्रम है, टेम्परेचर है, वो बढ़ता है। प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप हैं, परावर्तन और अपवर्तन, और अभी हमने आपको बताया दोनों के बारे में कि परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। अगला है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? कहने का मतलब ये है कि किस चीज़ को मिला करके पीतल बनता है? तो तांबा और जस्ता को मिला करके बनता है पीतल। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट, यानी कि रासायनिक नाम है जिसको हम आम भाषा में भले ही क्वार्टर्ज बोलते हों, लेकिन ये सोडियम सिलिकेट बोला जाता है रसायन के भाषा में। आगे बढ़ते हैं तो टीबिया अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? तो टीबिया अस्थि पाई जाती है आपके पैर में, और एक हड्डी होती है पैर के जांग में जिसको हम फीमर बोलते हैं, और ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो कि जांग में होती है। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। अगर हम आपको नाम बता दें तो नाम है स्टेपिज। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ये होती कहाँ पे है। तो स्टेपिज होती कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है। यकृत में संचित किया जा सकता है, तो यकृत में संचित किया जा सकता है विटामिन ए को। देखिए यकृत मतलब कि दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन ऐसा विटामिन है जो कि फैट में घुलनशील है। तो अगर बी और सी को आप छोड़ दें तो ए, डी, ई ऐसे विटामिन है जो कि फैट में घुलनशील है। फैट में घुलनशील का मतलब क्या है कि अगर आप इसको ज़्यादा लेते हैं, आपके शरीर में इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो एक तो आपका फैट बढ़ेगा और ये जल्दी आपके शरीर से नहीं निकलेगा। ठीक, ये आपको अगर ज़्यादा हुआ तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि जो विटामिन बी और सी है इनका क्या रोल है। तो विटामिन बी और सी दो ऐसी विटामिन है जो कि जल में घुलनशील हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है या फिर वसा में घुलनशील है। तो देखिए जल में घुलनशील होने का मतलब क्या है कि ये विटामिन अगर आप इनको ज़्यादा लेते हैं बी और सी को, तो होगा क्या कि इनकी मात्रा जब आपके शरीर में बढ़ेगी तो ये आपके शरीर में जल में घुल जाएगा और पेशाब के माध्यम से आपके शरीर से बाहर हो जाएगा, यानी कि कभी ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन विटामिन ए, डी और ई में थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप इसकी मात्रा ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि आप देखते हैं बादाम में या फिर जो भी ए, डी और ई वाले हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी कि आपके शरीर में फैट भी बढ़ता है और यही फैट बाद में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है। अगला है कि तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर क्यों चढ़ता है। तो ये होता है केशिकात्व के कारण। केशिकात्व के कारण कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये पूछा जाता है एक बार कि जो किसान होता है वो अपना खेत अपनी नमी को बचाने के लिए खेत की जुताई क्यों करता है। तो देखिए होता क्या है कि जो खेत होता है उसमें जब फसल कोई हटाई जाती है जब इसमें से, तो इसमें केशिकात्व बन गए होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि खेत की जो नीचे की नमी है वो आसानी से ऊपर चली जाती है जब भी इस पे धूप लगेगी तो इसे जुतवा दिया जाता है ट्रैक्टर के द्वारा। उससे क्या होगा कि जो भी ये केशिकात्व बने हैं सब टूट जाते हैं और खेत की नमी बची रह जाती है। तो ये भी एक उदाहरण पूछा जाता है आपसे एग्जामों में। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है। तो ये किया जाता है वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा। किडनी की मात्रा शरीर में 2 होती है और अगर कभी कभी एक किडनी खराब होने पर दूसरे किडनी से भी काम चल जाता है। अगला है कि अमलगम
में होता है तो अमलगम में होता है पारा, और इसके साथ एक गैस होता है HCl, और इसका जो रेशियो होता है 3:1 के अनुपात में ये होता है। दृष्टि पर हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये पहला क्वेश्चन था इस वीडियो का, हमने आपको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दूरदृष्टि दोष का मतलब ये है कि आपको निकट का नहीं दिखेगा। ठीक, जब निकट का नहीं दिखेगा तो आपको लगाना पड़ेगा उत्तल लेंस, और इसका उल्टा जब निकट दृष्टि दोष होगा तो वहाँ पे आपको दूर का नहीं दिखेगा, और जब दूर का नहीं दिखेगा तो आपको लगाना होगा अवतल लेंस। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ही पूछ लिया गया है मायोपिया में, तो मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष, और इसमें दूर की जो वस्तु होती है वो नहीं दिखाई देती है। अगला है कि जो जीन होता है ये कैसा होता है? तो जीन का आकार होता है सर्पाकार। बात हो रही है उस जीन का जो कि पिता से बच्चे में जाता है। अगला है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर क्या बनेगा? तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हम करते हैं कहाँ पे? फलों को पकाने में। तो अगर कच्चे फल को पकाना है तो या तो आप कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करिए, इसको लगाने के बाद जल से अगर जब भी संपर्क बनेगा तो एसिटिलीन गैस आएगी, तो या तो आप कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एसिटिलीन गैस को भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी लगाकर इसे पका सकते हैं। और इसका कारण क्या है कि देखिए जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इसमें जब जल मिलेगा तब एसिटिलीन गैस आएगी, यानी कि दोनों लगभग एक ही रूप का है। अगला है कि अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो जो अष्टभुजाकार प्रिज्म होगा उसमें 8 और 2 10 फलक होंगे। शर्करा को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? तो शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है यकृत। मृग तृष्णा का कारण क्या है? सबसे पहले ये जानिए कि मृग तृष्णा किसको कहते हैं। मृग तृष्णा कहने का ये मतलब है कि गर्मी के दिनों में जब चिलचिलाती धूप होती है तो आपको थोड़ी दूर पे कुछ इस तरह का जमीन से थोड़ी ऊंचाई पे दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है जहाँ पानी का कुछ परछाई बन रही है, लेकिन वहाँ पे जाने पर कुछ नहीं होता है। इसको हम कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा बनने का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के 3 गुण होते हैं जो कि बार बार आपसे पूछे गए हैं। पहला होता है अपवर्तन, दूसरा होता है परावर्तन, और तीसरा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीनों गुण से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अपवर्तन का उदाहरण पूछा जाएगा कि एक गिलास में सिक्का डाला हुआ है, ये सिक्का पेंदी से थोड़ी ऊंचाई पे क्यों दिख रहा है? किसी तालाब की पेंदी हमें ऊपर क्यों महसूस हो रही है? या फिर किसी तालाब में कोई मछली है तो वो अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो समझिए कोई मछली यहाँ पे है लेकिन उसकी परछाई यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे ये होता है अपवर्तन का उदाहरण। परावर्तन का उदाहरण क्या होता है कि टकरा के सेम टू सेम उसी अपने पुराने माध्यम में लौट आना। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण होते हैं मृग तृष्णा और हीरे का चमकना। पूछा जाता है कि हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है कि इसमें से भरपूर लौह तत्व वाला लौह किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हरी सब्जियों में। जो खाने वाला लौह पदार्थ होता है ये हरी सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हरी सब्जियों में से सबसे ज़्यादा किस में, ये होगा पालक में। अगला है कि ग्रसिका एक नली है जो कि क्या कहलाती है? तो जो ग्रसिका होती है उसको हम आहार नली भी बोलते हैं, जिससे कि हमारा भोजन आंतों तक पहुंचता है, मुंह से लेकर आंत तक। इसको हम आहार नली या फिर ग्रसिका भी बोलते हैं। पॉलिएस्टर तंतु निर्मित होता है किससे? तो ये बनाए जाते हैं पेट्रोलियम से। जो पॉलिएस्टर तंतु होते हैं पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। अगला है कि श्रव्य परिसर की ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? मतलब कि ऐसी तरंगे जिनको एक इंसान सुन सकता है, इनको हम कहते हैं श्रव्य तरंगे। इनकी ध्वनि होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। अगर ये जो तरंगे हैं इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाए तो इसे हम पराश्रव्य कहते हैं। और इसको जो चमगादड़ होते हैं या फिर कुत्ते होते हैं वो केवल सुन पाते हैं। अगला है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का दूसरा नाम है प्लवन का नियम। अब आपको ये भी जानना होगा कि आर्किमिडीज का नियम क्या है। तो आर्किमिडीज का नियम कहता है कि जब भी हम किसी वस्तु को जल में डुबाते हैं आंशिक या फिर पूर्ण रूप से, तो उसके भार में कोई न कोई कमी महसूस होती है। वस्तु के भार में यह कमी उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। अगला है कि साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा को क्या कहते हैं? मतलब कि कपड़े धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट Na2O
CO3। अगला है कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है। कहने का मतलब है कि गैल्वेनाइजेशन किसको कहते हैं, तो जो लोहा होता है उसको अगर हम जंग से बचाना चाहते हैं, जंग से, तो उस पर हम जिंक का लेप लगाते हैं और जिंक का लेप लगाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगला है कि अमीनो अम्ल मिलते हैं किस में, तो ये मिलते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं, शरीर की वृद्धि में। सर्वाधिक ये मिलता है आपको सोयाबीन में, मशरूम में या फिर दालों में। सोयाबीन में ये 42%, जो सोयाबीन होगा, सोयाबीन का बीज या फिर सोयाबीन का तेल, उसमें बात की गई है। अगला है कि कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, तो ये है रेयान। रेयान एक मानव निर्मित तंतु होता है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर मार्टिन कपूर ने किया था मोबाइल फोन का आविष्कार। इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो ये किया गया था चार्ल्स बैबेज के द्वारा, बैबेज के द्वारा। इन्हें हम कंप्यूटर का पितामह भी बोलते हैं। अगला है कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि DOS है, ये क्या है, तो एक कंप्यूटर जो कंप्यूटर के जो सभी बुनियादों कामों को करता है उसे हम कहते हैं DOS। फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह कंप्यूटर का रैम है जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारे कई बार पूछे गए हैं। होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला है कि बालू टिब्बा बनने का कारण क्या है, तो ये होता है पवन का कार्य। पवन के कार्य के कारण बालू टिब्बा बनता है। जो बालू का इकट्ठा हो जाता है उसे हम बालू टिब्बा बोलते हैं। अगला है कि कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता है, मतलब कि आप देखेंगे कि A, B, AB, O ये सारे ब्लड ग्रुप हैं, तो इसमें से ऐसा कौन सा एक ब्लड है जो कि किसी को अपना ब्लड दे सकता है, तो ये है O वाले व्यक्ति का खून आप किसी भी व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सबसे ब्लड ले सकता है, तो ये होता है AB जो व्यक्ति है ब्लड वाला, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। अगला है कि आर्द्रता संबंधित है किससे, तो वायु में जो नमी होती है उसको हम कहते हैं आर्द्रता। ये अक्सर बारिश के बाद बढ़ जाती है। अगला है कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, मतलब कि पेट्रोल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टेन, और इसको इसी के लिए लेड मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है, तो ये होती है क्ले मिट्टी। जो क्ले मिट्टी होती है ये ज़्यादा जल नहीं सोखती है। अगला है कि बीज रहित फल को किस तकनीकी के रूप से विकसित किया जाता है, तो ये होते हैं संकरण द्वारा। संकरण मतलब क्या होता है, मतलब कि एक पौधा A है, इसका अलग गुण है, एक पौधा B है, इसका अलग गुण है, दोनों को मिला करके जब इसे तीसरा पौधा बनेगा तो ये होता है संकरण। तो संकरण द्वारा कुछ इस तरह के भी पौधे बनाए गए हैं जिनको मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, ये आपको केवल जल में दिखेंगे। जैसे कि एक गमले में जल भरा हुआ है, उसमें वो पौधा लगा हरा भरा है। और कुछ ऐसे पौधे बनाए जाते हैं जिसमें कि बड़े बड़े फल आते हैं, कुछ ऐसे पौधे बनाए जाएंगे जो कि फल देगा उसमें बीज ही नहीं रहेगी। तो ये होता है संकरण का कमाल। अगला है कि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान क्या है, तो ये होता है 1.008 AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म ये होता है। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है, तो ये होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, जिसको हम अभी बता चुके हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा ALU जो कि एक कंप्यूटर का शब्द है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो अभी हम आपको 2 मिनट पहले बता चुके हैं। अगला है कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता, तो ये है 85 डेसिबल का। देखिए होता क्या है कि डेसिबल में हम काउंट करते हैं ध्वनि की सीमा को। जैसे अगर हम 20 से 35 तक जा रहे हैं तो समझिए कि जब नॉर्मल लोग बात करते हैं तो इतना डेसिबल की ध्वनि होती है।
अगर आप 40 से ऊपर जा रहे हैं तो समझिए कि ये शोर में काउंटिंग होने लगेगी। 40 से अगर आप 60 ले लेते हैं तो ये शोर है, और 60 से 80 ये अति तीक्ष्ण शोर होगा। इसके ऊपर व्यक्ति 85 के ऊपर नहीं सुन सकता। अगला है कि मानव की आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास क्या है, मतलब कि जिसे हम कहते हैं रूम टेम्परेचर। ठीक, ये होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हालांकि कभी कभी अगर आपको ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको देखना होगा, यहाँ पे कभी कभी ये 22-24 तक भी आपको मिल सकता है। अगला है कि ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं किसके, तो ये बने होते हैं एलॉय स्टील से। जो ऑटोमोबाइल गियर होते हैं एलॉय स्टील से बने होते हैं। अगला है कि एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें, तो देखिए जो भी विद्युत मोटर होगा वो हमेशा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, चाहे वो कहीं का विद्युत मोटर हो। इसके उल्टा एक काम करता है, इसको हम बोलते हैं डायनोमो। आपने नाम सुना होगा। डायनोमो क्या करता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार कन्वर्जन से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा, माइक का क्या काम है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, क्या आप बता पाएंगे तो बताइएगा कमेंट करके। अगला है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था, तो ये खोजा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है किसमें, तो ये होता है टन में। जैसे कोई भी वातानुकूलित प्लांट बनाया जाएगा तो उसमें जो क्षमता होगी वो टन में काउंट की जाती है। अगला है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है, तो इसे हम काउंट करते हैं किलोवाट में। जैसे कि ये 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, ये 50 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है। इस तरह हम ट्रांसफार्मर की क्षमता को काउंट करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, तो ये जो हाई वोल्टेज होता है उसे लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगला है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है, तो ये करती है उसके आवृत्ति पे। इसको हम हर्ट्ज में काउंट करते हैं। देखिए आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए। आप इसका PDF भी पढ़ सकते हैं जाके, और इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप पढ़ पाएंगे। अगला है कि शरीर नियंत्रण में सहायक होता है कौन, तो शरीर को नियंत्रित कौन करता है, मस्तिष्क। अगर आपका मस्तिष्क सही है तभी आप अपनी शरीर को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो जो पागल व्यक्ति हो जाते हैं आप देखेंगे कि वो उनकी हरकत कुछ अलग होती है। अगला है कि पोलियो टीका की खोज किसने की थी, तो ये किया गया था जॉन साल्क के द्वारा। जॉन साल्क ने पोलियो टीकाकरण की खोज की थी। रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो ये है विटामिन के। आप देखेंगे कि जो रक्त होता है अगर आपके शरीर में कहीं कट जाता है तो वहाँ ब्लड थोड़ी देर के बाद जमने लगता है ताकि आपके खून का प्रवाह रुक जाए, तो ये हो पाता है विटामिन के कारण। अगला है कि यदि पृष्ठ क्षेत्रफल हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो अगर आप पृष्ठ क्षेत्रफल को हटा देंगे तो उस पर जो दबाव होगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो कम होगा और दबाव वही है, तो दबाव में और वृद्धि होगी। विटामिन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन B1 या फिर बी की कमी से होता है बेरी, सी की कमी से होता है स्कर्वी, और डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से होते हैं प्रजनन रिलेटेड रोग। अगला है कि जूल प्रति कूलम किसकी इकाई है, तो ये है विभवांतर की। बाल बेरिंग का बाल बना होता है किससे, तो ये होता है स्टील का, लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो कार्बन क्रोम स्टील का ये बाल बेरिंग बना होता है। अगला है कि 2000 dB ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंगे अगर आती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कहेंगे अल्ट्रासोनिक। अभी आपने देखा कि जो व्यक्ति की अधिकतम सीमा है ये केवल 85 dB तक है। 85 dB तक ही कोई व्यक्ति सुन सकता है। अगला है कि कैलोरी माप है। कैलोरी में हम किस चीज़ को मापते हैं, तो ये ऊष्मा को जो मापा जाता है ये कैलोरी में मापा जाता है। अगला है कि मोटर के स्टार्टर का मुख्य काम क्या होता है, तो जहाँ पर भी स्टार्टर होगा उसको चालू करने का काम करता है, और यही क्रिया मोटर में भी होती है, वो इसको शीघ्रता से तेज गति पर ला देता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन सा है, तो प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला। और प्राथमिक रंग कहने का क्या मतलब है कि ये कलर अगर 3 आपके पास हैं तो आप दुनिया का कोई भी कलर बना सकते हैं, इनके बिना आप और भी कलर को नहीं बना सकते, इसलिए इन 3 कलरों को संयुक्त रूप से प्राथमिक रंग कहा जाता है।
अगला है कि कौन सदिश राशि है, तो ये है बल, विस्थापन और त्वरण। ये सदिश राशि होती है। सदिश राशि का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, उनको हम सदिश बोलते हैं। अदिश हम उसको बोलते हैं जिसमें केवल आपको रिजल्ट मिलता है, उसमें दिशा का कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं अदिश राशियां, जिनको हम स्केलर वैल्यू भी बोलते हैं। अगला है कि संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करने का काम कौन करता है? हृदय में। आपको पता होगा कि हृदय ही करता है, लेकिन हृदय में जो बाह्य निलय है इसका काम होता है पंपिंग करने का। अगला है कि वर्णांत्र की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। वर्णांत्र मतलब कि आपको कुछ खास कलर पे देखने में प्रॉब्लम होती है, और ये जो होता है रोग आप देखेंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है, आसानी से इलाज नहीं हो पाता है, और दुनिया के कई बड़े लोग हैं जो कि वर्णांत्र से ग्रसित हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्यतः बैटरियों के रूप में किया जाता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संवहन करता है, मतलब कि ऑक्सीजन को ढोता है। पानी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति ml। 1 ग्राम प्रति ml होता है विशिष्ट गुरुत्व। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ उड़ती हुई प्रतीत होती है? मतलब कि अगर ये पानी है और यहाँ पे आप छड़ डालेंगे तो इस छड़ थोड़ी सी आपको तिरछा दिखेगी, इसको जाना चाहिए था नीचे, लेकिन ये थोड़ी उड़ती हुई नजर आ रही है, मतलब ऊपर नजर आ रही है, इसको हम अपवर्तन बोलते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि किसी काल्पनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? जैसे इस तरह कोई है और यहाँ से ये जो अधिकतम हो रहा है, ये अधिकतम जो विस्थापन हो रहा है, इसको हम आयाम बोलते हैं। अगला है कि अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? तो अरंडी का जो एंडोस्पर्म होता है, यहाँ से इसको मशीन के द्वारा इसी से तेल निकाला जाता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि जो समुद्री पानी है उसका घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। देखिए, तैराक वाला क्वेश्चन एक तरह से और पूछा जाता है कि जब कोई भी जहाज नदी के मुकाबले समुद्र में आती है तो क्यों ऊपर उठ जाती है? तो उसके ऊपर उठने का यही कारण है कि जो समुद्र का घनत्व है साधारण पानी से ज़्यादा है। अगला है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ये होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की बात की गई है, इस पे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। सूर्य में जो ऊर्जा निकलती है वो नाभ की संलयन के कारण निकलती है। नाभ की संलयन मतलब कि जब छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाए। अगला क्वेश्चन है कि वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ और रिएक्टर स्केल पर उसे कितना पाया जा सकता है? तो देखिए, भूकंप को अगर देखा जाए तो अगर 5 तक है नॉर्मली, 4 या फिर 5 तक, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर ये 5 से बढ़ रहा है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो समझिए कि यहाँ से यहाँ जाने में इसकी गति जो है 10 गुना बढ़ जाती है, 10 गुना। ठीक, और सबसे खतरनाक हो जाता है जब 8 के ऊपर हो जाने लगता है तब, यानी कि अगर 9 के करीब करीब है तो वहाँ पे सुनामी भी आ सकती है, समुद्री जल भी उफान कर सकता है। अगला है कि कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं को संगठित करते हैं कौन? तारक केंद्र। आगे बढ़ते हैं तो कौन सा बल है जिसके कारण धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? यह है गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब कि जब कोई भी वस्तु को हम ऊपर रख के छोड़ते हैं तो हमेशा धरती पे आके गिरती है, इसी की बात की गई है। विटामिन सहायता नहीं करता है। कोई भी विटामिन किस चीज में सहायता नहीं करता है? तो देखिए, जो पाचन क्रिया होती है इसमें विटामिन का कोई रोल नहीं होता है। अगर खास रूप से किसी भी विटामिन की आप बात कर लें, जैसे कि विटामिन ए, तो विटामिन ए का काम क्या होता है? तो ये आपकी आंखों को फिट रखता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन बी या फिर B1, तो इससे क्या होता है? तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपको बेरी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो आपको स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो ये रिकेट्स हो जाएगा। इसके साथ साथ इनके सोर्स भी पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए के लिए गाजर है। इस तरह सी का कई बार पूछा गया है, तो इसके लिए जो खट्टे फल आते हैं। विटामिन डी के लिए आपको सूर्य की रोशनी मिल जाती है। तो विटामिन का आपके पाचन क्रिया से कोई मतलब नहीं है। विटामिन आपके शरीर के अलग अलग अंगों को फिट रखता है अलग अलग चीज़ों से।
अगला है कि दूषित जल जनित रोग नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि दूषित जल के कारण होते हैं, तो इसमें से जो फ्लोराइसिस है ये दूषित जल से होने वाला रोग नहीं है। अगला है कि अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये करता है चिंपैंजी। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन वाइज था, लेकिन हम ऑनलाइनर के रूप में कवर कर रहे हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। अगर आप चाहते हैं ऑप्शन वाइज एक टेस्ट के रूप में, तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोड है। देखिए अगर बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि को जो हम मापते हैं ये मापते हैं डेसिबल में, जिसको हम डीबी बोलते हैं। तो होता क्या है कि नॉर्मली अगर 30 से 40 डीबी तक की ध्वनि होगी तो एक व्यक्ति के लिए एक मतलब कि नॉर्मल ध्वनि है। अगर ये जो ध्वनि का स्तर है 50 से 60 हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि एक सोया हुआ व्यक्ति जग जाएगा। अगर ये 80 से 90 हो जाए तो समझिए कि शोर हो गया है, और अगर ये 180 से ऊपर चली जाती है तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। अगला है कि मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है किस दर्पण से। आपने देखा होगा लगभग हर गाड़ी में, हर वैन में होता है, ड्राइवर के पास एक शीशा लगा होता है जिससे वो पीछे देखता है, तो ये होता है हमेशा और हमेशा उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। उत्तल दर्पण का मतलब क्या, नॉर्मली भाषा में इस तरह होता है, और इसमें हम जो समांतर किरणें आती हैं ये फोकस पे जाके मिल जाती हैं। ठीक, ये है उत्तल लेंस। अगर बात कर लें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में जो समांतर किरणें आती हैं ये इनको विस्तार कर देता है, तो ये एक जगह नहीं मिलती है, ये इनको और फैला देता है। अगला है कि गन पाउडर मिश्रण होता है, मतलब कि जो गन पाउडर होता है ये मतलब जिसको हम बारूद बोलते हैं, ये किस किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो इसमें होता है सल्फर, चारकोल और सोरा। अगला है कि वायुयान के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो जहाज हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, उनके जो टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, कई बार ये पूछा गया है, तो ये होता है हीलियम। आखिर हीलियम ही क्यों, क्योंकि ये हल्की होती है। तो हाइड्रोजन क्यों नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो हल्का होता है। तो हाइड्रोजन इसलिए नहीं क्योंकि इसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा घर्षण होगा वहाँ पे आग लग सकती है, इसलिए हम हाइड्रोजन ना भर करके हीलियम भरते हैं। अगला है कि मानव शरीर के भीतर खून किस अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ठीक, तो ये होता है फाइब्रोजीन। फाइब्रोजीन होता है, इसके कारण ये खून नहीं जमता है। तो मानव शरीर के भीतर खून फाइब्रोजीन की अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, ये यहाँ पे दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पढ़ना है। दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का से हम दर्पण को बनाते हैं। दर्पण और लेंस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए अगर आपको लेंस बनाना है तो इस तरह बना लेंगे, लेकिन दर्पण में आपको इस तरह यहाँ पे एक टाइप कलई की जाती है। अगला है कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है जिससे कि हम सिगरेट जलाते हैं या फिर कुछ भी जला सकते हैं, तो ये होती है ब्यूटेन। कई बार पूछा गया है एलपीजी का फुल फॉर्म, तो ये होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके साथ ये भी पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और इसके साथ होता है प्रोपेन। इसके साथ एक गैस और भी होती है जिसको हम बोलते हैं मरकैप्टन। ये बस इसलिए मिलाई जाती है, ये थोड़ी मात्रा में होती है, इसका कोई और काम नहीं है, बस इसका एक ही काम है कि जब गैस लीकेज हो तो आपको इसका गंध मिल जाए, इसलिए इसको मिलाया जाता है। तो चलिए ये था एलपीजी। आप कमेंट करके बताइए सीएनजी का फुल फॉर्म। सीएनजी का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएंगे। हिंदी में बता दें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका हिंदी है, तो आपको इंग्लिश में बताना होगा फुल फॉर्म, तो कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि निर्जलीकरण में निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न होती है। तो जब हम किसी का निर्जलीकरण की बात करते हैं तो वहाँ पे सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। सीएनजी से क्या मतलब है, देखिए अभी हमने आपसे पूछा और यहाँ पे दिया गया है, यह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसका प्रयोग होता है वाहनों में। अगला है कि वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है। जो वायुयान होता है उसको हम मापते हैं टेकोमीटर में, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो उसका जो गति मापा जाता है वो मापा जाता है टेकोमीटर में।
आगे बढ़े तो अगला है कि ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अगर आप ध्वनि के बारे में पढ़ाई करते हैं तो इसको कहते हैं एकास्टिक्स। एकास्टिक बोलते हैं जैसे कि जीवों के बारे में पढ़ते हैं तो बायोलॉजी हो गया, रसायन के बारे में पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री हो गया, उसी तरह ध्वनि के अध्ययन को एकास्टिक बोला जाता है। अगला है कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या असर पड़ेगा। तो देखिए इसके अगर जल को और वायु को ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों बना दे, यहाँ पे वायु है और नीचे जल है, ठीक। तो ये एक सघन माध्यम होगा और यह एक विरल माध्यम होगा। ये आपने जो लेंस वाला चैप्टर है, लाइट वाला, आपने उसमें पढ़ा होगा इस तरह का कि जब भी कोई किरण आती है तो वो अभिलंब से दूर जाएगी या फिर अभिलंब के पास सटेगी। तो ये इसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा विरल है और कौन सा सघन है। तो यहाँ पूछा गया है कि जब कोई किरण वायु से जल में आती है, मतलब कि विरल से सघन में आ रही है, तो क्या होगा, उसका तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। अगला है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं वोल्टेज चेंज करने के लिए। ट्रांसफार्मर में जो कुंडली लगी होती है, कई बार पूछा गया है कि ये किसका बनी होती है। तो अगर आपको यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर बना के दिखाएं तो आपने देखा होगा इसमें इस तरह कुंडली टाइप का लगा होता है कई ठे। ये बना होता है नर्म लोहे का, बहुत बार ये पूछा गया है। नर्म लोहे का ये बना होता है और इसका काम ये होता है कि विद्युत चुंबक बनाना, विद्युत चुंबक बनाना। तो ये होता है नर्म लोहे का। अगला है कि दूध में पीलापन का कारण क्या है। तो जो दूध में हमको पीलापन दिखने को मिलता है ये होता है कैरोटीन के कारण। टमाटर लाल क्यों होता है, कोई भी सब्जी हरी क्यों होती है, दूध में पीलापन क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं। अगला है कि बादलों की दिशा और गति को अगर हम नापना चाहते हैं तो किस यंत्र से नापेंगे। तो ये होता है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से हम मापते हैं बादलों की गति और दिशा। अगला है कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यह है यकृत। बात की जा रही है ग्रंथि की, तो ग्रंथि है यकृत। अगला है कि बेसमेर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है। तो बेसमेर प्रक्रिया का उपयोग हम करते हैं इस्पात में। आगे बढ़े तो अगला है कि स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है। तो जो स्टोरेज बैटरी होती है उसमें प्रयोग में लाया जाता है जस्ता। अगला है कि मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है। तो अगर देखिए बात करें मानव शरीर के पाचन के बारे में तो इसमें दो आंतें पाई जाती हैं, एक होती है बड़ी आंत, एक होती है छोटी आंत। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा कि जिस आंत को हम बड़ी आंत या फिर छोटी आंत कर रहे हैं, भले ही पाचन का सारा काम छोटी आंत में हो रहा है लेकिन ये सबसे बड़ी होती है। कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि जो छोटी आंत है छोटी है, जो बड़ी आंत है वो बड़ी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पे हम बड़ी आंत को लिख दें तो जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई केवल और केवल 1.5 मीटर यानी कि लगभग 5 फुट के बराबर होती है, ठीक। एक एन एवरेज बता रहे हैं आपको। और अगर बात कर लें छोटी आंत की तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 22 फुट के बराबर होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो छोटी आंत है ये बहुत बड़ी है बड़ी आंत से, लेकिन बस इनका नाम में ही आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगला है कि हीरा का रासायनिक गुण क्या होता है। तो हीरा बहुरंगी होता है और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हीरा क्यों चमकता है। तो हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए आपको मतलब ये नहीं समझना है कि इसमें ज़्यादा एडवांस बताया जा रहा है, सब कुछ वही बता रहे हैं जो कि आपके कई बार कब से क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरा है वो चमकता है। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है। तो जल में दो तरह की कठोरता होती है, एक होती है अस्थायी, एक होती है अस्थायी। तो जो अस्थायी कठोरता होती है नॉर्मली उसे हम गर्म करके भी हटा सकते हैं, लेकिन जो अस्थायी कठोरता होती है वो इतनी आसानी से नहीं हटती है, तो उसे हटाने के लिए हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट का यूज करना पड़ता है। अगला है कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए आता है। तो ये होता है माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया में डीएनए आता है। अगला है कि ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है किससे। तो ओजोन परत को हम O3 बोलते हैं और ये जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं धरती पे, उनसे पूरे मनुष्य ही नहीं पूरे धरती पे सभी जीव जंतु पौधों सबकी रक्षा करता है। और अगर ये किरणें धरती पे आ जाती हैं तो आपको कई तरह के चर्म रोग दे सकती हैं। इसकी जो मोटाई होती है ओजोन परत की, इसको हम मापते हैं डाप्सन में। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 1-2 बार
कि इसकी मोटाई होती है, तो जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण होगा वहाँ पे ये पतली हो जाती है, कहीं कहीं तो इसके हटने तक की नौबत आ गई है। लेकिन जहाँ पे प्रदूषण नहीं होता है वहाँ पे इसकी मोटाई ज़्यादा है। इसकी मोटाई को हम मापते हैं डाप्सन में। अगला है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या होता है, तो ये होता है आयरन। अगला है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है। जो मानव शरीर में हम भोजन लेते हैं इसके पाचन में सबसे बड़ा रोल होता है लाइपेज का। ये स्रावित होता है अमाशय से। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है कहाँ पे, किस सब्जी में, तो ये होता है पालक। अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, तो मशरूम में या फिर सोयाबीन में। ठीक, इन दो चीज़ों में ये पाया जाता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो ये है MgOH। अगला है कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, तो ये है विटामिन A। देखिए विटामिन B और C ये दोनों विटामिन ऐसे हैं जो वाटर में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। B और C यानी कि अगर आपके शरीर में B और C की मात्रा बढ़ती है किसी भी कारण से, जैसे कि अगर आप ज़्यादा खट्टे फलों को खा रहे हैं तो C बढ़ जाएगा, तो उस दौरान क्या होगा कि आपके पेशाब के माध्यम से जो एक्स्ट्रा है ये आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर B और C के अलावा A, D या फिर E अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो ये आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि आपकी यकृत में संचित होने लगता है और अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो आपको नुकसान करेगा ही। अगला है कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट उन सभी पौधों को कहते हैं जो मिट्टी के बिना उगते हैं। जैसे कि आप ऑफिसों में देखे होंगे दीवार पे कुछ पौधे लटकाए गए होते हैं गमले में, उनमें केवल जल होता है और उसमें पौधा हरा भरा है। ठीक, इनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट। अगला है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये होती है एसिटिलीन। और कैल्शियम कार्बाइड का यूज हम कहाँ करते हैं, तो फलों को पकाने में। फलों को पकाने में एक चीज़ का ध्यान रखिए, फलों को पकाने में दो चीज़ों का यूज कर सकते हैं, या तो आप कैल्शियम कार्बाइड यूज करिए या फिर एसिटिलीन यूज करिए। तो आपको ध्यान रखना है दोनों में से जो ही ऑप्शन आपको मिलेगा आपको वही ट्रिक करना होगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। अगला है कि सेल्सियस वस्तुओं की एटीट्यूड मापने वाला यंत्र है, तो ये होता है अल्टीमीटर। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें जो मेन कुंडली होती है किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है नाइक्रोम की। नाइक्रोम की ही क्यों, क्योंकि देखिए नाइक्रोम एक ऐसा तत्व है, धातु है कि जो अधिकतम ऊर्जा को सह सकता है बिना टूटे हुए और इससे हीट भी निकलती है। जूल सेकेंड किसकी इकाई है, तो ये है कोणीय संवेग की। मिठाइयों में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो यह सुगंध और स्वाद को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बर्फ होता है, खाने वाला बर्फ, उसमें जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो उसमें जिलेटिन इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो जो बर्फ है जल्दी से ना पिघले। अगला है कि वात्य भट्टी का प्रयोग क्यों होता है, तो वात्या भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। तो आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। किसे मार्स गैस कहते हैं, यह है अगला क्वेश्चन। तो मार्स गैस कहते हैं मेथेन को, इसको हम बोलते हैं CH4। ठीक, इस तरह इसका रासायनिक संरचना होती है, हर जगह HH CH4 कहते हैं। और ये जो बायोगैस की बात करते हैं वहाँ पर भी इसकी मात्रा अधिकता होती है। एथिल एल्कोहल एक समायवी है किसका, तो ये होता है डाई मेथिल ईथर का। सोडा यानी कि खाना बनाने में प्रयुक्त जो सोडा होता है इसका क्या सूत्र है, तो इसको हम कहते हैं NaHCO3। देखिए सही लिखा गया है, होता है NaHCO3। तो अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, तो उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण होता है मानसिक तनाव। और देखिए ब्लड प्रेशर होता है, इसका एक रेंज है। अगर आपसे पूछ ले कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ये कितना तक होता है, ये होता है 120/80। और कभी कभी इसका यूनिट भी पूछा गया है तो mmHg। ठीक, ये होता है एन एवरेज आपका ब्लड प्रेशर। तो इतना से अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है तो समझिए कि खतरे की घंटी है। अगला है कि अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है
जहां। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि अनाच्छादन क्या होता है। तो अनाच्छादन का मतलब ये होता है, अगर परिभाषा में बताएं तो भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली कोई भी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत चट्टानों का कटाव होता है तो उसे हम कहते हैं अनाच्छादन। तो अनाच्छादन की प्रक्रिया वहीं ज़्यादा होती है जहाँ पे रात में लो टेम्परेचर होता है। अगला है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों? क्योंकि वो पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकता है। जो मनुष्य होता है ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को सुन पाता है, 20,000। लेकिन 20,000 से जो अधिक ध्वनियाँ होती हैं, इससे अधिक हर्ट्ज की, उनको हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। ठीक, इन पराश्रव्य ध्वनि को चमगादड़ सुन लेता है, और लेकिन हम लोग केवल इस 20 से 20,000 को सुन पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं श्रव्य। अगला है कि अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन कैसा होता है। तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसका जलीय विलयन होता है अम्लीय। देखिए अम्लीय जो जलीय विलयन होगा हमेशा H आयन देगा, जो क्षारीय विलयन होगा हमेशा OH आयन देता है। आपको ये डिफाइन करना होता है pH स्केल पे। इस तरह pH स्केल होती है, अगर ये 7 से 0 के बीच में है तो अम्ल होता है, 7 से 14 के बीच में है तो ये क्षार कहा जाता है। अगला है कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या है। तो भारी जल का आणविक सूत्र होता है D2O। D2O बोलते हैं क्योंकि जो जल होता है उसमें अगर हम हाइड्रोजन को 3 समस्थानिकों में बांट दें तो ये इस तरह होता है। इसमें D2O ये वाला होता है जिसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। अगला है कि ऑक्सीकरण है क्षति। ऑक्सीकरण कहने का क्या मतलब है? तो इसमें होती है इलेक्ट्रॉनों की क्षति। अगला है कि रबड़ आसानी से घुल जाता है किसमें? तो अगर रबड़ को आसानी से घोलना है तो इसे हम घोलेंगे बेंजीन में। अगला है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो यह है N2। N2 एक ऐसी गैस है नाइट्रोजन जो कि जल में घुलनशील नहीं है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।